नाज़रीन आदाब, आप देख रहे हैं INN चैनल। मैं हूं शेख अहमद अली। आज की ख़ास बात में हम देखेंगे कई अहम कौमी और बैनुल अक़वामी ख़बरें। बाबरी मस्जिद की शहादत के पेश नज़र मुस्लिम तंजीमों के यौम सियाह और बंद की अपील के पेश नज़र हैदराबाद में पुलिस की जानिब से चौकसी में इजाफा कर दिया गया है। मुख्तलिफ तंजीमों बशमूल मजलिस ने मुसलमानों से अपील की थी कि वह अपने कारोबार रज़ाकाराना तौर पर बंद रखें। पुलिस ने इस बंद के पेश नज़र चौकसी बढ़ा दी थी और जगह जगह पुलिस बंदोबस्त देखा गया। हिसास मकामात पर पुलिस पिकेट तैनात कर दिए गए थे। पुलिस की गश्त में भी इजाफा कर दिया गया। तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में कई मुस्लिम तंजीमों की जानिब से रज़ाकाराना बंद और यौम सियाह मनाया गया। रज़ाकाराना तौर पर कारोबारी इदारे बंद रखे गए। मसाजिद में बाबरी मस्जिद की दोबारा उसी मुकाम पर तामीर के लिए दुआएं भी की गईं। साथ ही कई तंजीमों ने मसाजिद को आबाद रखने की भी ख्वाहिश की और नमाज़ों की पाबंदी पर भी जोर दिया। वहीं बाबरी मस्जिद की शहादत की 28वीं बरसी अयोध्या में हिफाजत के पुख्ता इंतजामात के बीच मुकम्मल हुई। पुलिस सुपरिंटेंडेंट विजय पाल सिंह ने इतला देते हुए बताया कि अयोध्या में बाबरी मस्जिद की बरसी के मौके पर सिक्योरिटी चाक और चौबंद करने के साथ चौकसी बढ़ा दी गई। उन्होंने बताया कि अयोध्या में यौमिया पुलिस फोर्सेस के अलावा 6 दिसंबर को इजाफी पुलिस फोर्सेस तैनात की गई थी, जिसमें PAC की कई कंपनियां शामिल हैं। उन्होंने बताया कि ज़िले के चारों जानिब बंदिशें लगाई गई थी, वहां चेकिंग की गई और किसी को भी दाखिल होने नहीं दिया गया। विजयपाल सिंह के मुताबिक बाबरी मस्जिद के मकाम पर तामीर हो रहे मंदिर के आसपास भी इजाफी सिक्योरिटी फोर्सेस तैनात की गई हैं। उन्होंने बताया कि मशहूर हनुमानगढ़ी मंदिर, कनक भवन मंदिर समेत मुख्तलिफ मंदिरों में भी सिक्योरिटी इंतजामात बढ़ा दिए गए, क्योंकि अयोध्या में दहशत गर्दाना वाक़यात का खदशा हमेशा बना रहता है। पुलिस सुपरिंटेंडेंट सिटी ने बताया कि इतवार को किसी भी तंजीम ने कोई प्रोग्राम करने की दरख्वास्त नहीं दी थी और ना ही कोई प्रोग्राम मुस्लिम समाज की जानिब से और ना ही हिंदू तंजीम की जानिब से आया है, इसीलिए अयोध्या पुरसुकून रहा। नए किसान कानून की मुखालिफत में चल रहे एहतजाज का आज 11वां दिन है। इतवार के रोज़ कांग्रेस, तृणमूल कांग्रेस, तेलंगाना राष्ट्र समिति और आम आदमी पार्टी समेत 19 पॉलिटिकल पार्टियों ने 8 दिसंबर को किसानों के भारत बंद को सपोर्ट करने का ऐलान किया। दूसरी जानिब एक नई स्ट्रैटेजी को लेकर किसान ऑर्गेनाइजेशंस के बीच सिंगू बॉर्डर पर अहम इजलास हुआ। इसी बीच बॉक्सर विजेंद्र कुमार ने भी कानून वापस ना होने की हालत में अवार्ड वापसी की धमकी दी है। कांग्रेस ने 8 दिसंबर को होने वाले किसानों के भारत बंद के सपोर्ट का ऐलान किया। पार्टी तर्जुमान पवन खेड़ा ने बताया कि हम एहतजाज के सपोर्ट में अपनी पार्टी ऑफिस में मुजाहरा करेंगे। इससे राहुल गांधी के किसानों के तहत सपोर्ट को मजबूती मिलेगी। वहीं तेलंगाना के वजीर आला चंद्रशेखर राव ने भी भारत बंद के सपोर्ट का ऐलान किया। इससे पहले TMC MP सुदीप बंदोपाध्याय ने कहा था कि पार्टी मजबूती के साथ किसानों के साथ खड़ी है और भारत बंद में उनका पूरा साथ देगी। बंद का साथ देने वाले पार्टियों में कांग्रेस, आम आदमी पार्टी, तृणमूल कांग्रेस, CPI, CPM, TRS, VCK, MMK, IJK, KN, MNK, DMK, MDMK और IUML शामिल हैं। वहीं जम्मू कश्मीर के पीपल्स अलायंस फॉर गुपकार डिक्लेरेशन भी बंद के सपोर्ट में आए हैं। इस अलायंस में नेशनल कॉन्फ्रेंस, PDP, पीपल्स कॉन्फ्रेंस, अवामी नेशनल कॉन्फ्रेंस, जम्मू कश्मीर पीपल्स मूवमेंट और CPIM की जम्मू कश्मीर इकाई शामिल है। किसान एहतजाज की वजह से BJP की अगुवाई वाली नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस में फूट पड़ने लगी है। बंद के सपोर्ट में आए राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के सदर और राजस्थान के MP हनुमान बेनीवाल ने कहा कि वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी को ज़रई कानून वापस लेने चाहिए। हम NDA में रहेंगे या नहीं, इस पर 8 दिसंबर के बाद ही फैसला लिया जाएगा। इसके बाद ममलिकती वज़ीर ज़राअत कैलाश चौधरी ने अपोजिशन को आड़े हाथों लिया। उन्होंने अपोजिशन पार्टियों पर किसानों को भड़काने का इल्ज़ाम लगाते हुए कहा कि मुल्क के किसानों को नए कानून से फ़ायदा ही होगा, लेकिन कांग्रेस रूल स्टेट्स में, यानी जिन रियासतों में कांग्रेस बरसर इख्तिदार है, वहाँ की हुकूमतों ने उन्हें भड़काया है। ये सियासी लोग हैं जो आग में ईंधन डालने का काम कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि किसानों के एहतजाज के सपोर्ट में बैरूनी मुल्कों में भी एहतजाज शुरू हुआ है।
इसी बीच खबर ये आई है कि इतवार के रोज लंदन में इंडियन हाई कमीशन के बाहर कुछ लोगों ने नारेबाजी की। इसे देखते हुए हाई कमीशन के बाहर पुलिस तैनात कर दी गई। पंजाबी सिंगर एक्टर दिलजीत दोसांझ की जानिब से किसानों को 1 करोड़ रुपए की मदद करने की खबर सामने आई है। पंजाबी सिंगर सिंगा ने इस बात का खुलासा किया। उन्होंने सोशल मीडिया के जरिए कहा कि किसानों को गर्म कपड़े मुहैया कराने के लिए दिलजीत ने 1 करोड़ रुपए दिए हैं। आजकल तो लोग 10 रुपए देने के बाद भी सोशल मीडिया पर पोस्ट करने लगते हैं, लेकिन इतनी बड़ी मदद करने के बाद भी मैंने इस बारे में अब तक कोई पोस्ट नहीं देखी। जिस तरीके की लोड़ होती है समान की, वो लोड़ के हिसाब के नाल पंजाबी अपना अरेंजमेंट करना जानता है। तुसीं चीज़ां नूं देखो किस तरीके दे नाल अरेंजमेंट किया गया सारी चीज़ों का। प्रशादा किसी भी तौर ते तुसी देखो कोई तुहानू कभी नजर नहीं आएगी। सो जेड़ा बंदा अन्नदाता है वो इत्थे भी आके अन्नदाता जे। सो ये अपने आप दे विच एक अगर देखा जाए तो देश नूं सिखाने वाली चीज है कि लड़ाई लड़न का जिहड़ा तरीका है वो कोई सौखा तरीका नहीं है। और देखो उन्होंने किस तरीके नाल सौखा बना दिता गया। ये तुसी आप हिसाब ला के देखो, जो लड़ाई लंबी लड़नी होती है तो उन्होंने लड़न के तरीके भी डिफरेंट तरीके दे होंदे ने। किसी तरीके की तुहानू कमी नजर आ रही होवे तो तुसी आप महसूस करिए जी भाई साहब। कि जो ये आप बोल रहे थे ना कि ये इंटरनेट बंद कर रखी है, एक मिनट कुछ हाँ, मैं पूछूं। ये देखिए हम 5-6 दिन से यहाँ पे हैं। पिछले हफ्ते भी 2-3 दिन लगा के गए, 2 दिन के गैप चले गए पंजाब, फिर हम 3 दिन से यहाँ पे। ये जैमर 3 दिन पहले नहीं था यहाँ पे।
अब इसका एक ही मकसद हो सकता है कि ये जो यहाँ पे लोग हैं जो किसानों की मदद में आते हैं, किसानों के आंदोलन को मजबूत करने के लिए आए हैं, चाहे डॉक्टरी पेशे के लोग हैं या कोई और एनजीओज हैं, उनकी बात जो वो कर रहे हैं वो आवाम तक ना पहुँचे। इनका जो दुख दर्द है, जिस हालात में किसान यहाँ रात में कि जे एक नहीं, दो नहीं, चार नहीं, पूरे 31 अपने पहलवान सरदार करतार ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 31 ਪੂਰੇ 31 ਜਿਹੜੇ ਸਨਮਾਨ ਨੇ, 31 ਅਵਾਰਡ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਕੱਲ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਾ ਕੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੂੰ ਮੋੜਨੇ ਆ। ਸੋ ਦੇਖੋ ਹਾਲੇ ਵੀ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਸਮਾਂ ਹੈਗਾ ਮੋਦੀ ਕੋਲੇ, ਸਰਕਾਰ ਕੋਲੇ ਕੋ ਸਮਝ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਰੋਹ ਆ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੇ ਪਾਸੇ ਪੈਂਦਾ ਆ ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਕੀ ਨਾਮ ਹੈ? ਮੇਰਾ ਨਵਰੂਪ ਕੌਰ, ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਟੀਵੀ ਤੇ ਮੇਰਾ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਵੀ ਆ ਗਿਆ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਨਵਰੂਪ ਕੌਰ ਮਾਤਾ ਜੀ, ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਟਰੈਕਟਰ ਸਰਪੰਚ ਵੀ ਨੇ ਤੇ ਮਾਤਾ ਜੀ ਸਾਡੇ ਟਰੈਕਟਰ ਚਲਾ ਕੇ ਇਸ ਮੋਰਚੇ ਤੇ ਆ ਰਹੇ ਆ ਤੇ ਐਸੀਆਂ ਮਾਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਰੋੜਾਂ ਵਾਰ ਸਜਦਾ ਕਰਦੇ ਆ। ਤੇ ਕੰਗਣਾ ਵਰਗੀ ਬੀਬੀ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਕਹਿੰਦੀ ਸੀ ਵੀ ਸਾਡੀ ਮਾਤਾ ਦੇ ਬਾਰੇ ਕਹਿੰਦੀ ਸੀ 100 ਰੁਪਏ ਚ ਆਹ ਮਾਤਾ ਆ ਸਾਡੀ, ਆ ਦੇਖੋ ਇਹ ਸਾਡਾ ਇਤਿਹਾਸ ਗਵਾਹ ਆ। ਮਾਈ ਭਾਗੋ ਦੇ ਵਾਰਸ ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਵੀ ਜਿਉਂਦੇ ਨੇ। ਉੱਪਰ ਮਾਤਾ ਜੀ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਮਨ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਾਉਂਦੇ ਆ। ਮਾਤਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਮੈਸੇਜ ਦਿਓ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਮੋਰਚਾ ਚੱਲਦਾ ਪਿਆ ਇਹ ਆਪਾਂ ਦਿੱਲੀ ਜਿਹੜੇ ਬੈਠੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ। ਜਿਹੜੇ ਦਿੱਲੀ ਬੈਠੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਘਬਰਾਓ ਨਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਆ। ਮੋਦੀ ਜੀ ਨੂੰ ਅੱਜ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਕੱਲ ਉਹਨੂੰ ਝੁਕਣਾ ਪਊ। ਬੇਟਾ ਫੇਰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਫੇਰ ਵੀ ਰਿਸਪੈਕਟ ਨਾ ਬੋਲ। कांग्रेस पार्टी ने इल्ज़ाम लगाया है कि हुकूमत किसान तहरीक को ख़त्म करने के लिए संजीदा नहीं है और वो किसानों के साथ बातचीत का ढोंग करके मुल्क के किसानों को गुमराह करने की कोशिश कर रही है। इसी के साथ कांग्रेस ने 8 दिसंबर को किसानों की तरफ से बुलाए गए बंद को हिमायत देने का ऐलान किया। कांग्रेस ने कहा कि नए ज़रई क़वानीन के खिलाफ 8 दिसंबर को किसान तंजीमों की जानिब से भारत बंद की कॉल पर पार्टी उनकी हिमायत करेगी और पार्टी कारकुनान उसे कामयाब बनाने के लिए काम करेंगे। कांग्रेस तर्जुमान पवन खेड़ा ने इतवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि किसानों के भारत बंद को कामयाब बनाने के लिए पार्टी के कारकुनान मुल्क भर में तहसील की सतह पर काम करेंगे और किसानों के साथ खड़े रहेंगे। उन्होंने कहा कि कांग्रेस किसानों के साथ खड़ी है और उनके साथ होने वाली किसी भी नाइंसाफ़ी के खिलाफ सभी रियासतों के दफातर, ज़िला दफातर और तहसील दफातर पर किसानों के साथ मुजाहरा करेंगे और भारत बंद को कामयाब बनाने की पुरजोर कोशिश करेंगे। और दिल्ली के दरवाजे पर खड़ा है। एक तो आपने किसान को सड़क पर आने को मजबूर कर दिया और वहीं दूसरी ओर आपके मंत्री, आपके राज्यों के मंत्री गैर जिम्मेदाराना बयान देकर किसानों के जख्मों पर नमक छिड़कते हैं। कुछ मंत्री हमारे किसानों को चीन और पाकिस्तान का एजेंट करार कर देते हैं और पड़ोस के हरियाणा के मुख्यमंत्री उन्हें खालिस्तानी करार कर देते हैं। माफ कीजिएगा, चाटुकार मीडिया में तो प्लांट भी कराया जाता है कि ईडी की जांच होगी, किसानों की फॉरेन फंडिंग हो रही है। मजाक बना रखा है आपने। देश के किसान हैं, 62 करोड़ किसान हैं इस देश में, लाखों किसान बाहर दरवाजे पर खड़े हैं दिल्ली के, और आप इस तरह की बात कर रहे हैं उनके विषय में। इस देश के किसानों की समस्या की मुख्य वजह क्या रही है? एमएसपी। स्वामीनाथन कमेटी के बारे में आप बार बार बोलते हैं कि हमने लागू कर दी। पूछिए ना कौन सा फॉर्मूला लागू किया। किसान उससे व्यथित हैं और अब आपने एपीएमसी और एमएसपी पर बहुत बड़ा एक संकट ले आए जिससे किसान क्रोधित हुए हैं। सीधे सीधे आपने एपीएमसी व्यवस्था पर चोट की है, जिसके चलते आपने एमएसपी पर भी चोट की है। मेरे साथी रणदीप सिंह सुरजेवाला जी ने परसों बहुत स्पष्ट तौर पे एमएसपी का मुद्दा समझाया था आपको। तो अपने पूंजीपति मित्रों को मुनाफा पहुंचाने की नीयत से ही जो जमाखोरी को प्रोत्साहन देने के लिए इन कानूनों को लागू किया जा रहा है, यह स्पष्ट हो जाता है। कृषि मंत्री गलती से ही सच निकल गया उनके मुंह से। उन्होंने तो परसों एक इंटरव्यू में बोल ही दिया कि अगर हम ये कानून वापस लेते हैं तो उद्योगपति हमारे पास आएंगे और कहेंगे ये कानून वापस क्यों ले रहे हैं। उन्होंने तो उद्योगपतियों के नाम भी लिए। ये हम भूल जाते हैं, सरकारें भूल जाती हैं कि लॉकडाउन में अगर एक वर्ग निरंतर काम कर रहा था तो वो था इस देश का किसान। लॉकडाउन में भी वो खेत में था। इस देश की अर्थव्यवस्था में अगर कुछ भी बचा है इस लॉकडाउन के बाद तो वो इस किसान की मेहनत का नतीजा बचा है।
एक तरफ किसानों से वार्तालाप का स्वांग रचा जा रहा है, ढोंग किया जा रहा है। वहां वार्तालाप शुरू होने से पहले वाराणसी में प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि ये कानून वापस ही नहीं लिए जाएंगे। क्या ऐसे होती हैं समझौता वार्ताएं? हमने भी कई समझौता वार्ताएं की हैं। आप पहले ही दरवाजे बंद कर दो, अपने दिमाग के, राजधानी के दरवाजे बंद कर दो और फिर कहो कि हम आपसे वार्तालाप करना चाहते हैं। आपकी नीयत स्पष्ट हो जाती है कि आप नहीं चाहते कि ये वार्तालाप सफल हो, आप नहीं चाहते कि किसानों की बात माने। आप वह महसूस कर रहा है और दिल्ली के दरवाजे पर खड़ा है। किसान मरकजी हुकूमत के नए ज़रूरी क़वानीन की मुस्तकिल मुखालिफत कर रहे हैं। दिल्ली और उससे मलका इलाकों में भी किसानों का मुजाहरा जारी है। कई दिनों से धरने पर बैठे किसानों के साथ हफ्ते को मरकजी हुकूमत की 5वें दौर की बातचीत हुई, जिसमें कोई हल नहीं निकल पाया। वहीं सोशल साइट पर लोग जमकर किसानों की हिमायत कर रहे हैं। हाल ही में अदाकार सोनू सूद ने किसानों के बारे में ट्वीट किया था। सोनू सूद ने लिखा कि किसान का दर्जा माँ बाप से कम नहीं है। सोनू सूद के इस ट्वीट पर लोग काफ़ी तबसरे कर रहे हैं और अपनी राय दे रहे हैं। सोनू सूद के अलावा बॉलीवुड के बहुत सारे मशहूर अफराद इस वक्त किसानों की हिमायत कर रहे हैं। कुछ अपने गानों के ज़रिए किसानों की हिमायत कर रहे हैं, जबकि कुछ सोशल मीडिया पर उनके हुकूक के लिए मुहिम चला रहे हैं। हालांकि कई स्टार्स इस मामले पर आपस में भिड़ रहे हैं। इस कड़ी में दिलजीत और कंगना रनावत के माबीन ट्विटर की जंग छिड़ गई थी, जो ख़त्म होने का नाम नहीं ले रही है। इस्लामोफोबिया फिलहाल फ्रांस में अपने उरूज पर है। मैक्रोन हुकूमत इस मुल्क के मुसलमानों और उनके मुक़द्दस मकामात को मुसलसल निशाना बना रही है। इस मुल्क की हुकूमत ने फ्रांस में मौजूद 76 मसाजिद की तहकीकात का हुक्म दिया है। फ्रांसीसी हुकूमत के जारी करदा एक बयान में मुल्की हुक्काम ये जानने की कोशिश कर रहे हैं कि आया फ्रांस की मसाजिद में बुनियाद परस्ती की तालीम दी जा रही है या नहीं। कहा जाता है कि फ्रांसीसी हुक्काम के ज़रिए कुल 76 मसाजिद को निशाना बनाया गया। फ्रांसीसी वज़ीर दाखिला जिब्राल्ड ड्रोमेनी ने कहा कि अगर उसे पता चला कि किसी भी मस्जिद में अस्करियत पसंदी को फ़रोग़ दिया जा रहा है तो हम उसे फौरी तौर पर रोकेंगे। अक्टूबर में मैक्रोन हुकूमत ने फ्रांस में होने वाले 2 वाक़यात को इस्लामी शिद्दत पसंदों से जोड़ने के बाद उठाए गए इक़दामात का एक हिस्सा है। पहला वाक़या 16 अक्टूबर को हुआ था, जिसमें एक उस्ताद का सर ख़लम कर दिया गया था। उसने अपनी क्लास के तुलबा को पैगम्बर इस्लाम हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुतालिक कार्टून दिखाया। दूसरा वाक़या 29 अक्टूबर को नेस के चर्च में पेश आया, जब एक शख्स ने 3 अफराद को छुरी मारकर हलाक कर दिया। फ्रांसीसी वज़ीर दाखिला ने यह नहीं बताया कि कौन सी मसाजिद की तहकीकात की जाएंगी। इलाकाई सलामती के सरबराहों को भेजे गए ख़त में उन्होंने पेरिस में उनमें से 16 मकामात और बाकी मुल्क में 60 मकामात के बारे में बताया है। चारशंबे के रोज़ फ्रांसीसी वज़ीर दाखिला ने अपने ट्वीट के ज़रिए कहा था कि मसाजिद पर अलहदगी पसंदी फैलाने का शुबा है। इसी के साथ फ्रांसीसी सदर इमानुएल मॉर्सिन भी इस्लाम और मुसलमानों के खिलाफ मुसलसल आग बुझा रहे हैं। वो मुल्क में मुस्लिम लड़कियों के ज़रिए हिजाब का भी मुखालिफ है। फ्रांसीसी वज़ीर दाखिला ने फ्रांसीसी रेडियो RTL से बात करते हुए कहा कि फ्रांस के 2600 मुसलमान मुकामात के करीब मजहबी पॉलिसियाँ फैलाने का शुबा है। इस मुल्क के वज़ीर दाखिला ने इस शो से कहा कि हम बड़े पैमाने पर जुनूनियत की सूरत हाल से बहुत दूर हैं। तमाम मुसलमान फ्रांस के तकरीबन इस जमहूरिया के क़वानीन का एहतराम करते हैं और उन्हें बुनियाद परस्ती का दुख है। उधर बहुत सारे माहिरीन का ख्याल है कि फ़्रांस में जिस तरह से मुसलमानों और मुस्लिम मकामात को निशाना बनाया जा रहा है, इसके बहुत से मकासद हैं। उनमें से एक ये है कि पूरे फ्रांस में देरेना मैक्रोन हुकूमत के खिलाफ होने वाले एहतजाज से तवज्जो हटाएं। दूसरे, फ्रांस से इसराइल की बढ़ती गुर्बत भी एक बड़ी वजह है। गुजराती अखबार के 4 सहाफ़ियों के खिलाफ पुलिस ने FIR दर्ज की है। इन सहाफ़ियों पर इल्ज़ाम है कि उन्होंने राजकोट के एक पुलिस स्टेशन में घुसकर एक स्टिंग ऑपरेशन करने के बहाने पुलिस की ड्यूटी में रुकावट पैदा की। ये सहाफ़ी, जिनमें 3 रिपोर्टर्स और एक फ़ोटोग्राफ़र शामिल हैं, राजकोट के कोविड-19 हॉस्पिटल में लगने वाली आग में 27 नवंबर को 5 मरीजों की मौत हो गई थी। उसके सिलसिले में मुबैना स्टिंग ऑपरेशन के लिए 1 दिसंबर की रात राजकोट ताला पुलिस स्टेशन में दाखिल हुए थे। राजकोट थाना पुलिस स्टेशन के अहदेदार ने बताया कि चारों सहाफ़ी मुबैना तौर पर बिला इजाज़त थाने में दाखिल हुए थे। उन्होंने बताया कि 2 दिसंबर को अखबार में तस्वीर के साथ एक खबर शाये हुई, जिसमें कहा गया था कि अस्पताल सानेह में गिरफ्तार 3 मुलजिमीन को VIP इलाज यानी VIP ट्रीटमेंट दिया जा रहा है और उन्हें लॉकअप के बजाय पुलिस स्टाफ रूम में रखा गया था। उन्होंने बताया कि सहाफ़ियों ने पुलिस स्टेशन की कुछ वीडियोज़ भी शूट की और उन्हें सोशल मीडिया के मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म्स पर शेयर किया।
ओहदेदारों ने बताया कि आग लगने के वाक़े में मुलविस तीनों मुलजिमीन को 30 नवंबर को राजकोट ताला पुलिस स्टेशन लाया गया था और पूछगछ के लिए एक अलहदा कमरे में ले जाया गया था और उन्हें कोई वीआईपी ट्रीटमेंट नहीं दिया गया। ओहदेदार ने बताया कि इन 4 सहाफ़ियों के खिलाफ जुमे के रोज़ आईपीसी के सेक्शन 186 के तहत केस दर्ज किया गया है। इसके साथ ही इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट की सेक्शन 114 के तहत भी ये मामला दर्ज किया गया है। महाराष्ट्र के बाद अब बीजेपी को उत्तर प्रदेश के कानून साज काउंसिल के इंतखाबात में ज़बरदस्त शिकस्त का सामना करना पड़ा। उत्तर प्रदेश कानून साज काउंसिल के वाराणसी हल्के इंतखाबात में समाजवादी पार्टी ने हुक्मरान जमात बीजेपी को शिकस्त देते हुए दोनों सीटों पर कब्जा कर लिया। कबल अज़ीम महाराष्ट्र के कानून साज काउंसिल के ग्रेजुएट हल्के की 6 नशिस्तों के लिए इंतखाबात में बीजेपी को शिकस्त का सामना करना पड़ा था। अब बात कोरोना वायरस की। दुनिया में कोरोना मरीजों का आंकड़ा 6 करोड़ 70 लाख के पार हो गया। 4 करोड़ 63 लाख से ज़्यादा लोग ठीक हो चुके हैं। अब तक 15,37,000 से ज़्यादा लोग जान गंवा चुके हैं। ये आंकड़े worldometers.info के मुताबिक हैं। वहीं अमेरिका के ज़्यादातर रियासतों में मामले बढ़ रहे हैं। हालात ये हैं कि कुछ रियासतों में तो अस्पतालों में जगह कम पड़ने लगी है। इस बारे में अमेरिकी मीडिया में खबरें भी आ रही हैं। यही वजह है कि रियासत अब सख्ती करने लगे हैं। कैलिफोर्निया ने अपने 2 इलाकों में स्टे एट होम ऑर्डर यानी घर में रहने के अहकाम जारी कर दिए हैं। इस रियासत के 5 इलाके ऐसे हैं जहां के अस्पतालों ने इंतज़ामिया को बता दिया कि उनके अस्पतालों और ख़ासकर आईसीयू में जगह अब नहीं बची। ऐसे में मेकशिफ्ट आईसीयू बनाए जाएं। साउथ कैलिफोर्निया और सैन जोआकिन में तो बार, हेयर सैलून और रेस्टोरेंट सख्ती से बंद कर दिए गए हैं। हालांकि पार्सल फैसिलिटी मौजूद रहेगी। फ्रांस में हुकूमत काफ़ी हद तक इन्फेक्शन पर काबू पाने में कामयाब रही है। मुल्क में लॉकडाउन किए 5 हफ्ते हो चुके हैं। इसके पहले हर हफ्ता 50,000 मामले मिल रहे थे। अब यह आंकड़ा करीब 11 से 13,000 के बीच आया है। जुमे के रोज़ 11,221 मामले वहां सामने आए थे, लेकिन हफ्ते को ये बढ़े और 12,923 तक पहुंच गए। सच्चाई ये है कि 1 महीना पहले ये मामले कम होने शुरू हो गए थे। इसी बीच पाकिस्तान के पेशावर के एक अस्पताल में ऑक्सीजन सिलेंडर के कमी की वजह से, यानी वो सिलेंडर वक्त पे नहीं मिलने की वजह से कोरोना के 7 मुतासरीन की मौत हो गई। अस्पताल में करीब 180 किलोमीटर दूर रावलपिंडी से ये सिलेंडर आता है। हफ्ते के रोज़ सिलेंडर नहीं पहुंच पाया, जिससे कोरोना के मुतासरीन को बचाया नहीं जा सका। अस्पताल के मुलाजिमीन ने इतवार को इसकी जानकारी दी। पेशावर के ज़्यादातर सरकारी और प्राइवेट हॉस्पिटल्स में सहूलतों की कमी है। इनमें कोरोना मुतासरीन के लिए बेड नहीं मिल पा रहा है। अब तक पाकिस्तान में 4 लाख से ज़्यादा मामले सामने आए हैं और 8,000 से ज़्यादा मौतें हुई हैं। वहीं रूस में इतवार के रोज़ रिकॉर्ड 29,039 इन्फेक्शन के मामले आए। ये मुल्क में वबा शुरू होने के बाद 24 घंटे के अंदर सामने आए सबसे ज़्यादा मामले हैं। इसके साथ ही मुल्क में इन्फेक्शन का आंकड़ा 24,60,770 हो गया। यहाँ अब तक 43,000 से ज़्यादा मौतें हुई हैं। बीते 24 घंटों में 457 मुतासरीन की जान गई है। पिछले 3 महीने से हिंदुस्तान में हर दिन औसतन 11 लाख लोगों का कोरोना टेस्ट हो रहा है। मतलब साफ है कि टेस्टिंग की तादाद बढ़ने के बजाय ठहर गई है। इसके चलते इन्फेक्शन फैलने का खतरा भी बढ़ गया है, ऐसा मरकज़ी हुकूमत खुद भी मानती है। अक्टूबर-नवंबर महीने में राजधानी दिल्ली में कोरोना केसेस बढ़ने पर मरकज़ी वजारत सेहत ने यही वजह बताई थी। जो यूनियन हेल्थ सेक्रेटरी हैं राजेश भूषण, उन्होंने 20 दिन पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था कि दिल्ली में केसेस बढ़ने की वजह टेस्टिंग की तादाद का ठहर जाना है। जून में औसतन 50 से 57,000 टेस्ट दिल्ली में होते थे। इसके बाद टेस्टिंग का रेट बढ़ने के बजाय उसी मकाम पर ठहर गया। इस बीच बड़ी तादाद में लोग ट्रेस नहीं हो पाए और कोरोना फैलता रहा। उस दौरान वजारत ने दिल्ली सरकार से टेस्टिंग बढ़ाने को भी कहा था। तय हुआ था कि राजधानी में अब हर दिन 1 लाख से 1,20,000 टेस्ट होंगे। इसका असर अब दिखने लगा है। दिल्ली में पिछले 2 दिनों से औसतन 80,000 लोगों का टेस्ट हो रहा है, लेकिन पूरे मुल्क की टेस्टिंग की तादाद जस की तस बनी हुई है। कम से कम आंकड़े तो इसी तरफ इशारा कर रहे हैं।
मुल्क में कोरोना के एक्टिव केसेस में लगातार गिरावट दर्ज की जा रही है। आज एक्टिव केसेस की तादाद 4 लाख से भी कम हो गई है। ये बीते 138 दिनों में सबसे कम होगा। फिलहाल 4,02,004 मरीजों का इलाज चल रहा है। इससे पहले 20 जुलाई को मुल्क में 4,01,709 एक्टिव केसेस थे। वहीं पिछले एक हफ्ते में करीब 3 लाख लोगों ने कोरोना को मात दी है। वहीं एक्टिव केसेस में भी 6,397 की गिरावट दर्ज की गई है। मुल्क में अब तक 96,44,529 लोग मुतासिर हो चुके हैं, जबकि 90,99,946 लोग ठीक हो चुके हैं। इन्फेक्शन से जान गंवाने वालों की तादाद अब 1,40,216 हो गई है। तेलंगाना में कोविड-19 के 622 नए मामला दर्ज किए गए हैं, जिसके बाद रियासत में मामला की तादाद बढ़कर 2,73,341 हो गई है। रियासत में बहैसियत मजमूई अमवात की तादाद बढ़कर 1,472 हो गई है, क्योंकि गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान मजीद 2 अमवात हुई हैं। महकमे सेहत की जानिब से जारी करदा बुलेटिन में कहा गया है कि रियासत में 993 अफराद रूबे सेहत हुए हैं, जिसके बाद रियासत में अब तक इस मर्ज से रूबे सेहत होने वालों की तादाद बढ़कर 2,63,744 हो गई है। रियासत में एक्टिव केसेस की तादाद 8,125 है, जिनमें 6,116 मरीज घरों पर या फिर अस्पतालों में अलग थलग रखे गए हैं, जहां उनका इलाज किया जा रहा है। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान 57,308 कोविड-19 के मायने किए गए, ताहम 848 नमूनों की रिपोर्ट्स का इंतजार है। बहैसियत मजमूई 57,70,490 नमूनों की जांच रियासत में इस मर्ज के फैलने के बाद से की गई है। जीएचएमसी हुदूद में 104 नए मामला दर्ज किए गए हैं। बकिया मामला रियासत के दीगर अजला में दर्ज किए गए हैं। इस वक्त दुनिया में एक ही बहस है, कोरोना वैक्सीन कब आएगी। यूके ने फाइजर की वैक्सीन को मंजूरी दे दी है, वहां जल्द वैक्सीनेशन शुरू होगा। इस बीच बड़ी खबर यह है कि फाइजर ने हिंदुस्तान से भी अपने वैक्सीन के लिए इजाज़त मांगी है। फाइजर पहली कंपनी है जिसने हिंदुस्तान के ड्रग्स कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया DCGI से इस बारे में परमिशन मांगी है। हिंदुस्तान में अब तक 96,44,000 से ज़्यादा लोग मुतासिर हो चुके हैं। उधर यूके और बहरीन ने फाइजर की वैक्सीन को इजाज़त दे दी है। फाइजर ने 4 दिसंबर को DCGI के पास एप्लीकेशन भेजा था, जिसमें वैक्सीन की हिंदुस्तान में बिक्री और इस्तेमाल को लेकर इजाज़त मांगी गई थी। हिंदुस्तान ने पहले ही साफ कर दिया था कि मुल्क में कोई भी वैक्सीन तभी लाई जाएगी जब वो वहाँ क्लिनिकल ट्रायल्स पूरे कर ले। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक फाइजर या उसकी साथी कंपनी ने ऐसे किसी भी ट्रायल से इनकार किया था। हालांकि अफसरों का कहना है कि DCGI चाहे तो लोकल क्लिनिकल ट्रायल में छूट दे सकता है। कोरोना वायरस के खिलाफ जंग में चीन ने 4, रूस ने 2 और यूके ने 1 वैक्सीन को इमरजेंसी अप्रूवल दे दिए हैं। हिंदुस्तान में अभी तक किसी भी कंपनी की वैक्सीन को अप्रूवल ना मिला हो। प्री ऑर्डर में वो सबसे आगे है। वहीं वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी वैक्सीन को लेकर बीते हफ्ते से काफ़ी एक्टिव हैं। 28 नवंबर को मोदी ने अहमदाबाद, पुणे और हैदराबाद की कंपनियों में जाकर वैक्सीन की तैयारियों का जायजा लिया था। आखिर में बात करते हैं T20 मैच की। हिंदुस्तानी टीम ने 3 T20 की सीरीज़ के दूसरे मुकाबले में ऑस्ट्रेलिया को 6 विकेट से हरा दिया। इसी के साथ टीम ने सीरीज़ पर 2-0 से कब्जा कर लिया। हिंदुस्तान की T20 में ये लगातार 9वीं जीत है। वो ऐसा करने वाली दुनिया की 4थी टीम बन गई है। साथ ही टीम ने ऑस्ट्रेलिया में दूसरा सबसे बड़ा टारगेट भी चेस किया। मैच का T20 इंटरनेशनल में लगातार सबसे ज़्यादा मैच जीतने का रिकॉर्ड अफगानिस्तान के नाम है। उसने 2018-19 में लगातार 12 और 2016-17 में लगातार 11 मैच जीते थे। सिडनी क्रिकेट ग्राउंड पर खेले गए दूसरे T20 में ऑस्ट्रेलिया ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करते हुए 195 रन का टारगेट दिया था। इसके जवाब में टीम इंडिया ने 19 ओवर और 4 बॉलों में 4 विकेट गंवाकर 195 रन बनाते हुए मैच अपने नाम कर लिया। हिंदुस्तान ने ऑस्ट्रेलिया में ओवरऑल ये दूसरा सबसे बड़ा टारगेट चेस किया है। यहाँ सबसे बड़ा टारगेट चेस करने का रिकॉर्ड भी टीम इंडिया के ही नाम है। उसने 2016 के सिडनी
T20 में 198 रन का टारगेट चेस किया था। नाज़रीन, आज की खास बात में बस इतना ही। आपसे कल मुलाकात होगी नई खबरों के साथ, नए एनालिसिस के साथ। फिलहाल दीजिए इजाज़त। खुदा हाफिज़।